देख रहे हैं भी भारत। मधुपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और मधुपुर में चुनाव का बिगुल फूट चुका है और सबसे बड़ा दांव अगर पलटा गया है, सबसे बड़ा अगर इसमें कहेंगे कि मधुपुर विधानसभा में सबसे अचंभा क्या है, इस बार बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा किया है। पूर्व केंद्रीय आसू के केंद्रीय सचिव भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने आसू से चुनाव लड़ा मधुपुर विधानसभा में और इस बार बीजेपी से टिकट मिला और बीजेपी के दिग्गज पूर्व मंत्री राज पलिवार का टिकट कट चुका है। उलट फेर इतना हुआ है कि लोग भी सोचे पड़ चुके हैं कि ये क्या हो। लेकिन इस बार जैसे श्री राम भगवान, आप देखे होंगे श्री राम रामायण सीरियल, उसके राम जी 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। कल गंगा भी बीजेपी में शामिल हो गया। सर 2 दिन पहले राम, आज गंगा, दोनों बीजेपी के। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिसमें रामायण में इतनी बड़ी इतिहास रचा, पूरे भारत को भगवान राम का जो रोल किए और हर घर तक एक अपनी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की परंपरागत भगवान श्री राम, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम की जो भूमिका निभाने वाले अरुण गोविंद जी जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुए, वो बहुत बड़ी बात है और देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि कितनी बड़ी हस्ती भारतीय जनता पार्टी में अपनी योगदान समय के साथ ये इस समय ज़रूरत था और उनकी भी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा भी भारतीय जनता पार्टी बचपन से, मैंने जब गाय चराया करता था, घर में काम किए करते थे, उसी समय मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, क्योंकि हमारे गांव, हमारे घर में बहुत चर्चा हुआ करते थे। हमारे घर में पूरे परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स रहे हैं और बड़ा गर्व होता था उसमें। बचपन में ही उनकी बातें सुनते थे, उनकी देश के लिए जो प्रेम था, सनातन धर्म के लिए जो इच्छाएं थी, जो प्रेम था, उनको लेकर के काफ़ी अच्छा लगता था। और आज के दिन में हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश को गर्वान्वित करता है और देश को इतना विश्वास दिलाया, पूरे विश्व में भारत का झंडा, भारत का नाम रोशन करवाया, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश का नागरिक को खड़ा होना चाहिए। पूरे देश के नागरिकों को इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अपनी भारत का झंडा बुलंद करे तो हमारी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और थोड़ी कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देने से भारतीय जनता पार्टी का और बहुत बड़ा कद आगे होगा। सर आजसू के केंद्रीय सचिव रह चुके हैं, एकाएक बीजेपी में जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आना और आजसू छोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरा काम मधुपुर विधानसभा है। मैंने मधुपुर विधानसभा के लिए एक सपना देखा है और मधुपुर विधानसभा का सपना देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने सारी चीज़ों को छोड़ कर करके मधुपुर विधानसभा के हित के लिए मैंने आया हूँ। यहाँ की गरीब, यहाँ की गाँव, यहाँ की युवा, यहाँ की माताएं बहनों की जो समस्या है उनको लेकर के मैं आया और उसी समस्या को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव से जुड़े हैं, ग्रामीणों से जुड़े हैं, गांव में अपनी अलग सी उनकी समीकरण है और यहाँ उनकी भी काफ़ी अच्छा मतलब जनाधार रहा है। तो मेरा और उनका दोनों का मिल करके मैंने देखा कि मेरे पास 50,000 वोटर हैं और उनके पास 20 हैं, तो हम लोग लाख के पास जा रहे हैं। तो ये सब प्रस्ताव हुई और शीर्ष नेतृत्व के सामने हमने प्रस्ताव को रखा, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया और फिर आज गांव, ग्रामीण, गरीब के लिए ये चीज़ मिला है और गरीबों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की। मधुपुर विधानसभा का सर बहुत समस्या, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो पानी को आप ले लें। मधुपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी, दूसरी समस्या शिक्षा और तीसरी समस्या स्वास्थ्य। अगर आपको जनता यहाँ का प्यार देती है और 2 तारीख को आप विजय होते हैं, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कमल खिलता है 2 तारीख को, इन 3 चीज़ों पे किस तरह फोकस करेंगे सर? पानी की तो कभी मैं प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा भी नाम गंगा है, तो मैं पानी की प्रॉब्लम को नहीं होने दूँगा। ये तो पूरा पका है। पानी को बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ के लोगों की सोच कभी नहीं रही है कि जनता तक पानी पहुँचाना चाहिए। दूसरी स्वास्थ्य की बात रही तो स्वास्थ्य और शिक्षा की जहाँ तक बात है, कोरोना ने तो शिक्षा को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जिनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए था, उन्हीं के साथ आज बच्चों को एग्ज़ाम दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई किया जा रहा है मोबाइल के द्वारा।
और स्वास्थ्य इतनी मतलब नीचे स्तर से गिरी है, स्वास्थ्य को उठाना पहुँचे, क्योंकि स्वास्थ्य डायरेक्ट मतलब गरीबों का खून चूसता है, गरीबों का खून पीता है। तो अगर सरकारी लाभ उसे, सरकारी सुविधाएं उसे बराबर मिले और प्राइवेट वाले जितने उभर रहे हैं उनमें से सरकारी में उस तरह की व्यवस्था हो, तो मेरे ख्याल से लगता है गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज सामान्य तौर पे 10,000 से कम कहीं ट्रीटमेंट में पैसा नहीं लगता और गरीब गांव के लोगों को पता है कि उनके पास उस तरह की स्थितियाँ, हमारे यहाँ इनकम सोर्स नहीं है, तो लाएंगे कहाँ? तो ये बहुत सारी समीकरण बनता है। इस समीकरण को हम लोग बना कर करके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड में फिर अपनी सरकार बनाएगी और हेमंत बाबू की जो झूठी सरकार, जो लोगों से झूठे मैनिफेस्टो में अपनी बातें कही थी, उसको गिराने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों पे फोकस करेगी और झारखंड में एक नए सिरे से गरीब गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है। सर, चुनाव लड़े, चुनाव के मैदान में कूदेंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ जनता के साथ जाएंगे? और अभी युवा जो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है 5,000 रुपये में ना, बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ मजाक किया, 14 रुपये महीना देगा। देखिए 5,000 रुपये हुई, जब मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं उनका मैनिफेस्टो आया था, मुख्यमंत्री जी के भाषण देते थे, तो मुख्यमंत्री जी का भाषण का सबसे बड़ा यही हो रहा था कि हमने 5,000 रुपया ग्रेजुएशन वालों को देंगे, 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को देंगे। यहाँ तो उल्टा समीकरण कुछ ही, अभी तो कुछ से मिला कुछ नहीं। दूसरे में जब उसने सदन में कुछ इस तरह की बातें रखी, इस बातों को रखा गया कि हमने 5,000 रुपया सालाना देंगे और 5,000 रुपया सालाना को उसने फिर अगर डिवाइड करेंगे मंथली में तो 400 कुछ रुपया होता है, पर डे में करेंगे तो 13 रुपया 69 पैसा होता है। तो ये सब समीकरण जो है ये तो यहाँ की युवाओं को तमाचा मारने के लिए, बेशर्मी का कोई हद होता है। एक मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री एक नेशनल चैनल पर, मैंने जब देखा कि आज तक टीवी चैनल पर इस तरह का रोहित सदाना जी डिबेट में बात कर रहे थे कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने शर्मसार कर दिया यहाँ की युवाओं को, बेइज्जती इतनी बड़ी कर दी। पूरे देश देख लिया इसको, पूरे देश के लोगों को ये लगता है कि हम झारखंड वाले एकदम इतने गरीब हैं, नंगे भूखे लोग हैं। शर्म आना चाहिए हमारे ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसने आपने एक दिन का बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 13 रुपया 69 पैसा दिया। 13 रुपया 69 पैसे का मतलब समझते हैं? अब हमारे लोग जाकर करके दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मद्रास, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अनेकों ऐसे शहरों में जाके काम करते हैं। हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न करने के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी सिर्फ है वोट कर लेना है और राज करना है, सिर्फ अपनी जीवन की सुविधाओं पे, सुख और सुविधाओं पे हमें फोकस करना है, गरीब के बारे में कभी नहीं सोचना। तो ये बहुत बड़ी पैमाने पे लोग समझ रहे हैं और के साथ भद्दा मजाक है, बहुत बड़ी मजाक है। मजाक नहीं, मजाक करने की कोई हद होती है, तो ये हद ही पार कर गए। 13 रुपया 69 पैसा। मैं आपको बताता हूँ, एक चाय के दुकान में जाइए और बोलिए भैया मुझे चाय पिला दो, कितने चाय का लेता है? आप नाश्ता तक 13 रुपये में नहीं कर सकते हो। तो आप बेरोजगारी भत्ता मतलब आप एक आदमी को पढ़ा लिखा कर करके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को इतनी बड़ी मजाक कर रहे हो? मतलब एक दिन का उसका जो दिहाड़ी होगा सरकार ने उन्हें भत्ता देगी 13 रुपया 69 पैसा। अभी तो दिया नहीं है, जैसे बोले हुए हैं, अब कब मिलेगी भगवान जाने। घोषणा अभी तक घोषणा तो होती रहती है, जो बोले जाते हैं सिर्फ, तो ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती की बात की, महिलाओं के लिए बोला था 2,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे हम आपको भी, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन भी बोला था कि 2,000 रुपया करेंगे। हुआ क्या? ये सिर्फ झूठे बोलते हैं, झूठे लोग हैं, झूठे बोलने का काम करते हैं। प्रदेश में इस तरह की इन लोगों ने लोगों के साथ मजाक बना दिया है, जो नेशनल लेवल पर, नेशनल चैनल में हमारी झारखंड की बेइज्जती होती है, नेशनल चैनल में हमारी झारखंड की डिबेट होती है, तो हमें शर्म आता है। कभी कभी तो लगता है कि टीवी देखे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी झारखंड की बेइज्जती, हमारी युवा, झारखंड के युवाओं की बेइज्जती, हमारे झारखंड के हर एक पढ़े लिखे लोगों की बेइज्जती किया जाता है, ताकि हम लोगों की हर समय यही बताए जाते हैं कि भैया आपकी औकात कुछ नहीं है। आपकी स्टेट में जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही आपकी औकात की आंकड़ा लगाते हैं। बेरोजगारों की संख्या काफ़ी है झारखंड में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कि आप जीतने के बाद उद्योग लगवाएंगे, उद्योगपति से बात करेंगे तो ऐसा उद्योग लगे कि यहाँ झारखंड के निवासी, खास करके मधुपुर के बेरोजगार हो, देवघर के बेरोजगार, उनको रोजगार मिल सके। देखिए रोजगार की जहाँ तक बात है, ये तो मैं कल आकर के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये तो झूठ बोलना होगा कि मैं रोजगार के लिए कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे पास रोजगार का एक बहाना नहीं है, रोजगार आ गया है, एयरपोर्ट आया है, एम्स आया है, प्लास्टिक्स पार्क्स आए हैं,
इसमें अपनी जो हिस्सा होगा कि अगर हम देवघर डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ते हैं उसमें डिवाइड कर करके हमारा मधुपुर विधानसभा में कितने लोगों को काम मिलना चाहिए, मैं 5,000 लोगों का काम कराने का मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ और 5,000 लोगों की वहाँ रोजगार मिलेगी। अब मैं लोगों को ये झूठा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगा दूंगा, वहाँ इंडस्ट्री लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज तक लोग कुछ कर नहीं पाए, पर मैं पूरे ईमानदारी और विश्वास के साथ करता हूँ कि मैं बात करूँगा, बात कर करके मैं लाने की कोशिश करूँगा। पर जो नौकरी आया है, इस नौकरी को लेने का पूरा अधिकार है और इस नौकरी को हम लोग लेने के लिए हर तरफ से सक्षम रहेंगे और लेके रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है महंगाई चरम पे है, लोग कहते हैं आम जनता त्रस्त है, इन मुद्दों को लेके जाएंगे। देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात करती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ दे। अगर सेंट्रल से उसे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है तो आप अगर कोई स्टेट की अलग पॉलिसी होती है, अलग स्टेट की अलग से रूल रेगुलेशन है, टैक्स की अलग से लॉ है स्टेट में, तो वो अपना टैक्स में छूट दे दे, हो गया खत्म, महंगाई खत्म हो जाएगी। अगर स्टेट अगर चाहे तो अपनी टैक्स को छोड़ दो ना भैया। देखिए, महंगाई का बात यही होता है कि कभी पेट्रोल बढ़ते हैं, डीजल बढ़ते हैं, गैस बढ़ाने का कारण क्या होता है कि एक परिवार को बैलेंस करने के लिए कभी इधर कभी उधर करके बैलेंस बनाना पड़ता है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी सरकार में हो या सभी सरकार में होगा, इनको कोई ये नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। देश चलाना घर चलाने जैसा नहीं है। एक घर चलाने के लिए लोगों को कितनी तकलीफ झेलना पड़ता है, ये तो पूरे देश को चला रहे हैं। और हमें देश को चलाने के लिए आज उतने भी कहते हैं सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और जिम्मेदारी के साथ नहीं चलाएंगे तो कोरोना महामारी ने ऐसे भी तो कमर तोड़ दिया है, लोगों को रोजगार से बेरोजगार बना दिया है। बहुत सारे ऐसे रोजगार थे जो अब वो नहीं कर पा रहे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस से जो टूट गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम धंधे से जो छूट गए हैं लोगों को। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा और लोगों को लेके चलना पड़ेगा, ये तो सभी जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने कहाँ कौन सी महंगाई पे आकर करके अपनी उसने छूट दे दी है? स्टेट गवर्नमेंट को देख लीजिए आप, स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्स ही छूट देना, हो गया खत्म। स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि मैं सेंट्रल से कोई टैक्स नहीं लूंगा, मुझे कोई ये नहीं चाहिए, चलिए देखते हैं महंगाई होगा। महंगाई कम हो सकती कम हो तो क्यों नहीं हो सकती है? करने की इच्छा हो, पर वो अपना काम छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम छोड़ेगा नहीं, बहाना करने से थोड़ी होगा। गंगा नारायण सिंह जनता के बीच उन कौन 3 मुद्दों को लेके जाएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए? गंगा नारायण सिंह मुद्दे अनेक हैं और गंगा नारायण सिंह बखूबी उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और जो 3 मुद्दा रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है और यहाँ की जो ग्रामीण समस्या है, पानी की समस्या है, वृद्ध पेंशन की समस्या, विधवा पेंशन की समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी मायने रखना है। एजुकेशन की समस्या है, ये शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की समस्याएं से लेकर के तो मुझे मेरे खून मतलब गर्म हो जाते हैं जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ बिलखते हुए रोते हुए। तो ये अनेक समस्या हैं, ऐसे समस्या गिनाने से बोलने से नहीं होगा, उन पर काम करने से फोकस करने से होगा और मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ ये होगा, जरूर होगा। गंगा नारायण सिंह का टक्कर मधुपुर में? देखिए, टक्कर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम यहाँ की हर समय दोनों में ही रहा है। तो मुझे मेरे तरफ से टक्कर, देखिए टक्कर की बात नहीं, आप जितना अच्छा काम करेंगे लोग आपको अच्छा करेंगे, तो आप अपने अच्छाई करते जाइए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। टक्कर की बात वो जनता जाने, क्योंकि जनता इस बार अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहती है, अच्छा जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है। अच्छे व्यक्ति को चुन के इसलिए लाना चाहता है ताकि उनके सुख दुख में उससे फ्रीली बात कर सकता है, उससे मिल सकता है, अपनी दर्द सुना सकता है। 2 तारीख को आप जीतेंगे अगर शपथ लेते हैं विधानसभा विधायक के तौर पे, तो पहला आपका क्या होगा, वो कलम कौन सा चलेगा मधुपुर की जनता के लिए? स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा मेरा एक बहुत बड़ा प्राथमिकता रहा है कि मैं स्वास्थ्य के लिए बहुत मैं काम करना चाहता हूँ। और बेरोजगारी के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतने चरम तक है, युवा इधर उधर भटक रहे, एक दूसरे को मतलब समझ भी नहीं पाते हैं युवा। और यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने युवाओं को एकदम इस तरह माइंड वॉश करके रख दिए हैं जो वो कुछ ही नहीं करते, क्योंकि खाली दिमाग है तो कहीं ना कहीं घुसते हैं, तो उनको एंगेज करना, बिजी करना है, उनको रोजगार से जोड़ने का बात करना है। इस बार क्या लगता है कि कमल पे गंगा नारायण चले, गंगा पे कमल? देखिए, गंगा में कमल खिल गया है इस बार और मेरे ख्याल से लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि गंगा में कमल खिलना बड़ी बात है। चलिए, तो इस बार निश्चित तौर पे मधुपुर विधानसभा में गंगा में कमल खिलेगा और जीत का सेहरा, उन्होंने कहा कि 2 तारीख को
कमल का ही होगा। और इन्होंने कहा कि जीत के बाद पहले हमारा जो कलम होगा विधानसभा में वो मधुपुर की जनता के लिए होगा, मधुपुर की जनता के हित के लिए होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी के हित में होगा, उसके लिए काम करेगा। ये थे हमारे साथ गंगा नारायण सिंह, मधुपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी। उन्होंने कहा कि 2 तारीख के बाद फिर आपसे बात होगी और देखेंगे उसमें विकास, और जब ये नॉमिनेशन करने जाएंगे उसमें भी देखेंगे कौन कौन दिग्गज आते हैं नॉमिनेशन में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए भारत, दीजिए मुझे इजाजत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.